हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वो सारे प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं। जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस से हो गया, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, छत्तीसगढ़ स्पेशल का है, और हिंदी व्याकरण है, संस्कृत है और इन्वायरमेंट है। ये सभी के प्रैक्टिस सेट जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में लगे हुए हैं। आप जाइए, उन्हें देखिए और अपनी परीक्षा को मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि आने वाला जो सत्र है वो एक चुनावी सत्र है और यह आपको हो सकता है नौकरियां देकर ही जाए। इसलिए आपको अपना पूरा प्रयास कर देना चाहिए, जी जान से एकदम जुट जाइए, आप जान लगा दीजिए और जाने मत दीजिए। और इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हाँ दोस्तों, आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों और घर वालों से भी इसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये चैनल जो है हमारा बढ़ सके। और इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करें तो हम भी आपके लिए कुछ करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाएं, अच्छे क्वेश्चन का सेट लेकर आएँ, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियोज़ को देखना है और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। हम इसी क्रम में देखते हैं हिंदी का जो नवा प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो पत्रिका के संपादन से है। आपसे पूछ रहा है, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था। आपको बताना है हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, बनारस, कानपुर, आगरा या फिर मथुरा से। दोस्तों, हंस पत्रिका का जो संपादन था वो होता था बनारस से। कहाँ से होता था? बनारस से होता था। और इसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी हुआ करते थे। बाद में हो गए राजेंद्र यादव, जो कि ये जो इसका पत्रिका का जो ऑफिस था बनारस पहले निकलता था ये, तो इसको बनारस से ले जाकर उन्होंने दिल्ली में स्थापित कर दिया। और अभी भी शायद दिल्ली से ही निकलती है ये पत्रिका। और उसके बाद आपका ये जो आता है आगरा, आगरा से एक पंडित कृष्णदत्त पालीवाल जी थे। कृष्णदत्त पालीवाल जी निकाला करते थे सैनिका नाम की पत्रिका। कौन सी पत्रिका? सैनिका नाम की पत्रिका निकाला करते थे। और फिर ये आप देखिए, इसमें कानपुर दिया हुआ है, तो कानपुर से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो एक प्रभा पत्रिका थी, आप लोगों ने सुना होगा। प्रभा पत्रिका जो थी वो पहले खंडवा से निकलती थी, लेकिन बाद में यह कानपुर से निकलने लगी। और इसके संपादक जो थे वो 3 लोग थे। संपादक 3 लोग कौन कौन थे? कालूराम थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। अब हम आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हिंदी पत्रकारिता के विषय में। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह 29 जनवरी सन 1870 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र था, एक बंगाल गजट शीर्षक। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट से। और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इस पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों, यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको कि अब भारत में निकलने वाला पहला समाचार पत्र था, ना कि भारतीय भाषा में। यह अंग्रेजी भाषा में निकला हुआ था और उसके संपादक भी अंग्रेजी थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे भारत देश में पहला समाचार पत्र कौन सा निकला। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन सा था? उदंत मार्तंड, ये पहला समाचार पत्र था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर गुप्त, जो कि कानपुर के रहने वाले थे। 30 मई सन 1826 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी इस पत्रिका की, और दिसंबर 1827 ईस्वी में यह बंद हो गई थी। 30 मई को चूंकि इस पत्रिका का प्रारंभ हुआ था, इसलिए आज भी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यामा नामक रचना पर महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। यामा नामक रचना पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1968 में, 1982 में हुआ था ये, 1982 में। अब 1968 में क्या हुआ था? 1968 में आपके प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी चिदम्बरा नामक रचना पर, कौन सी रचना पर?
चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि था वैसे क्रम से अगर देखें ज्ञानपीठ की दृष्टि से चौथा पुरस्कार था, लेकिन हिंदी में पहला ही था। और उसके बाद ये आपके एक प्रिय कवि जी हैं दिनकर। दिनकर जी को 1972 ईस्वी में उनकी रचना जो थी उर्वशी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, अभी कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है ये। उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1978 में अज्ञे जी को मिला था। उनकी कौन सी रचना पर? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए उन्हें मिला हुआ था यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में। ये चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, आप इसे भूलिएगा नहीं, बार बार रिविजन करिएगा। अगला आपसे पूछ रहा है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा है वो निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया था, अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनके नाम को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इन्होंने भी इस तरह की रचनाएं की हैं, तो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि भारतेंदु ने ही कहा होगा, लेकिन भारतेंदु ने इसको नहीं कहा है। भारतेंदु जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भारत दुर्दशा, उसे आप जरूर पढ़िए कहीं मौका मिले तो, बहुत अच्छी रचना है वो, उन्होंने उसको लिखा था। अगला आपसे पूछ रहा है संधि का क्वेश्चन है, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जो षट धन आनन, षट धन आनन बराबर षडानन हो जाएगा। अब आप बताइए कि मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है पहला जिससे मानव की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है? उपनिषद, पुराण, महाभारत या फिर ऋग्वेद? तो दोस्तों ऋग्वेद में पता चलता है, यही पहला उत्पत्ति का ग्रंथ माना जाता है मानव के। अब रामायण की मूल रचना किस भाषा में है? यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और झट से लगा देते हैं अवधि। अवधि तो फिलहाल ये देखिए अवधि लगा देते, लेकिन अवधि है नहीं। अवधि में जो लिखा गया है वो रामचरितमानस है, जिसे आपके तुलसीदास जी ने लिखा है। अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा, जबकि रामायण जो है वो लिखा गया लौकिक संस्कृत में किसके द्वारा? महाकवि वाल्मीकि के द्वारा। महाकवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण, जो मूलतः संस्कृत में है। और कौन संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए और एकदम से याद करके रखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप कभी भी नहीं अटक पाएंगे और आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से अवहट्ट किसका विकृत रूप है? बताइए आप, सिंधी का है, अपभ्रंश का है, ब्राह्मण का है या फिर कुटिल का है? तो दोस्तों ये जो अवहट्ट है ये अपभ्रंश का एक रूप है और कुटिल एक प्रकार की लिपि है, कुटिल लिपि होती है, और सिंधी और ब्राह्मण जो है वो भाषाएं हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का प्राण किसे कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है, सीमितता कहा जाता है या फिर देशज को कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्राण जो है वो तद्भव को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदी की अपनी कोई विशेष शब्दावली तो है नहीं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं से इसके शब्दावलियों का निर्माण हुआ है। तो संस्कृत से जितने भी शब्द हैं आगत हैं, यानी तत्सम थे वो तत्सम से तद्भव हुए हैं, वही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा का प्राण जो है वो तद्भव शब्द हैं। हम आगे देख लेते हैं, हिंदी के नामकरण का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? दोस्तों हिंदी के नामकरण का श्रेय जो है वो ईरानियों को दिया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, भाषा हमारी, देश हमारा और नामकरण इसका कोई और कर रहा है। ईरानियों ने नामकरण किया हिंदी का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत के मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी सांचे में ढालकर निम्न में से क्या नया नाम दिया? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है रेखता। रेखता एक प्रकार की शैली है, उसका इन्होंने नाम दिया मुसलमानों ने। अब अगला से पूछा मेरठ में कौन सी भाषा प्रचलित है? मेरठ में कौन सी भाषा प्रचलित है? तो मेरठ में आपकी खड़ी बोली प्रचलित है, और ये ब्रज जो है आपकी मथुरा और आगरा साइड प्रचलित है। बिहारी के अंतर्गत वो मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियां आती हैं, और उर्दू एक भाषा ही है। तो इस प्रकार से भाषा बोले जाने वाला जो क्षेत्र हैं उनको भी आपको ध्यान देना होगा। अब आप बताइए तालव्य वर्ण कौन सा है?
तालव्य वर्ण कौन सा है? क, ट, झ और न। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। अब आप देखिए इसमें इचु यशा नाम, यशा नाम तालु। तो इचु का मतलब हो गया क्या? ई यानी छोटा ई बड़ी ई। और चू यानी चा वर्ग पूरा, यानी चा, छा, जा, झा और इया। इचू यशा नाम, उसके बाद या और यशा, इतने जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान तालु है। इचू यशा नाम तालु। मेरे साथ तो आप इसको दोहराइए, इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु। इस प्रकार आप कई बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आपके उच्चारण स्थान से लेकर के आती हूँ, उसके साथ ही कई सूत्रों का भी वर्णन कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, पहला सूत्र है इसका, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब यह हुआ कि आ यानी छोटा आ बड़ा आ, का वर्ग और हा तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इचु ऐसा नाम तालु मैंने बता ही दिया। तो आप जो है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थानों को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। ड़ और ढा का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपको बताना होगा। ये देखिए इसका प्रयोग जो होता है वो शब्द के मध्य एवं अंत में होता है। जैसे आप बोलेंगे पहाड़, ये पहाड़ बोलेंगे ना। अब किसी शब्द की शुरुआत आप इन दो शब्द अक्षरों से नहीं कर सकते हैं। बाढ़ बोलेंगे, ये आखिरी में आ रहे हैं ना, पहले तो आ नहीं जाएंगे। इसीलिए पूछा जा रहा है ड़ और ढा का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के मध्य और अंत में होता है, प्रारंभ में नहीं हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। निम्न में से परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो परिच्छेद का संधि विच्छेद जो वो परिधन छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। अब आप बताइए निम्न में से कौन सी लिपि दुनिया भर की लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, आप जो जवाब सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि जो है वो आपकी देवनागरी लिपि है। इसे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि विशेष रूप से अध्ययन योग्य वैज्ञानिक लिपि है। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें आगे बढ़ाने में, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। राधा से चला नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग जो नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वाक्य होना चाहिए, ये वाच्य लिख दी है। जी नहीं दोस्तों, ये वाच्य ही होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उन्हीं तीनों में से आपको बताना है कि राधा से चला नहीं जाता जो वाक्य है ये कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों इस प्रकार का शब्द जहाँ आता है वह पर भाववाच्य हो जाता है। चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इस प्रकार के जब शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से भाववाच्य हैं। आइए अगला देखते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता जो है आपके वो कौन है? दामोदर शर्मा जी हैं। अब आपके अमीर खुसरो जी ने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था खालिक बारी मुकरियाँ लिखा था। खालिक बारी और मुकरियाँ, इनकी मुकरियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे कि मुझे जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में सुनाया था एक, वो तो पहेलियाँ थी, अब मुकरियाँ भी थी। मुकरियाँ में होता है किसी बात को कहना और जब कोई उसका अर्थ समझ ले तब उस बात से नकार कर देना, नहीं ऐसा नहीं है, तो उसी को कहा जाता है मुकरियाँ। अब आइए मलिक मोहम्मद जायसी साहब जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वो एक है पद्मावत, आप लोगों ने सुना होगा। और इसी पद्मावत के आधार पर पद्मावत नाम की एक मूवी भी बनी है ना, जरूर देखा होगा आप लोगों ने। और इसके अलावा इनकी एक रचना है आखिरी कलाम, और कौन सी है? अखरावट। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे हैं आपके ये डॉक्टर नगेन जी। डॉक्टर नगेन जी विशेषता संपादक रहे हैं और उन्होंने लिखा है हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है।
आइए हम आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है खुमान रासो की जो हस्तलिपि प्रति है, हस्तलिपि कौन सी लिपि, हस्तलिपि यानी जो मूलतः खुमान रासो लिखा गया था हाथ से, वह प्रतिलिपि कहाँ संग्रहित है, तो वह प्रतिलिपि जो है वो आपके पूना में संग्रहित है, पूना के संग्रहालय में रखी गई है। अब आप बताइए पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। अब सर्ग किसे कहते हैं, सर्ग यानी कि खंड, भाग, पार्ट, समय, ये सब जो है इसी को कहा जाता है। तो इसमें है 69 सर्ग, यानी कि 69 भागों में यह बटा हुआ है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं और हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है ये। आपसे अगला पूछ रहा है लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। भाषाओं के शब्दों को आपको याद करना होगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, घटना, पिंडज, लाघव और स्वदेश। तो घटना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। मन गढ़ंत में कौन सा समास है आपको बताना होगा यहाँ पर, तो मन गढ़ंत में होगा तत्पुरुष समास, मन का गढ़ंत, मन गढ़ंत यानी तत्पुरुष समास। पंडित शब्द का भाववाचक क्या होगा आपको बताना होगा यहाँ पर। तो पंडित शब्द का जो भाववाचक है वो पांडित्य नहीं होगा, पंडिताऊपन नहीं होगा और पंडिताई होगा, यानी पंडित शब्द से जो भाववाचक बनेगा वह पंडिताई बनेगा, पंडिताई होगी तो उसके जो है विशेषता हो जाएगी। वह मुस्कुराए तो हम जी जाएं, ध्यान से सुनिएगा इस वाक्य को, वह मुस्कुराए तो हम जी जाएं। वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए, यानी कौन सा काल है, हेतु हेतु मत भविष्य है, आसन्न भूत है, वह पूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य भविष्य काल। तो इसमें हेतु हेतु मत भविष्य काल है। दोस्तों यदि इसमें इस प्रकार है कि वह मुस्कुराए तो हम जी जाएं, मैं खाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, इस प्रकार का जब शब्द लग जाता है तो वहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाता है। आइए अगला देखते हैं, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति ये जो है वो भारतीय युग की विशेषता है। एक शब्द तो दे देंगे आपको, ये आधा वाक्य बोल देंगे क्वेश्चन टाइप का, उसके बाद आप कहेंगे कि इसको पूरा करो, तो आगे का जो कवि होगा वो इसको पूरा करेगा, इसी कहते हैं समस्या पूर्ति। और ये भारतीय युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, इसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत हितकारी हैं। आप इन सभी को देखिए और हमारे चैनल के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखिए, क्योंकि यह आपका भविष्य निर्धारित करता है। आप अपने लक्ष्य को यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को देखिए और उसे याद करिए। हो सके तो आप उसका नोट्स बनाइए, जितना ज़्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।